जय हिंद दोस्तों। तो अपन मंगल की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। मंगल की शिक्षण विधियों में आज अपन पढ़ रहे हैं मंगल की शिक्षण विधियों का थर्ड वीडियो, जिसमें अपन ह्यूरिस्टिक विधि से लगा करके जो लगभग 5-6 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट विधि अपनी अभिक्रमित अनुदेशन विधि रहेगी। देखो, ये जो अपन सारा कुछ पढ़ेंगे ये पेज नंबर 29 लगभग 28 से लगा करके जो 39 तक के दौरान पढ़ेंगे। यानी इस दौरान जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे उन कॉन्सेप्ट को अपन क्लियरली पढ़ेंगे। यानी बुक की हर एक लाइन को मैंने पिकअप करा है। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनके बाहर जाएगी। यानी आप बुक पढ़ो या फिर इन नोट्स को पढ़ो, इक्वल होगा। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ेंगे। देखो, 5 विधियां पढ़ेंगे लगभग अपन। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायोजना विधि पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायोगिक विधि पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे और देन अपन पढ़ेंगे लास्ट में अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो इन पांचों विधियों के बारे में अपन जितनी भी जानकारी गिवन है वो सारी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन ह्यूरिस्टिक विधि से। देखो, ह्यूरिस्टिक विधि में बेसिकली सिर्फ 3 चीजों के बारे में बताया गया। एक तो 3 व्यक्तियों का जिक्र आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का, स्पेंसर का और उसके बाद उसके गुण दोष आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी खोज करी थी, स्पेंसर, और परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या क्या कहा था कि व्यक्ति बच्चे को क्या बनाना चाहिए, हमें खोजी बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ मुख ऐसा व्यक्ति बनाना चाहिए जो मुख होकर कक्षा में बैठा रहे और बस टीचर की बातें सुनता रहे, बल्कि इसके स्थान पर बच्चे को हमें खोजी व्यक्ति बनाना चाहिए। तो अनुसंधान करता है, खोजी बनाना चाहिए। स्पेंसर के द्वारा क्या कहा जाता है, बच्चों को कम से कम सिखाओ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने दो। इसके गुण क्या है, ना तो इसमें गृह कार्य देने की जरूरत पड़ती है, कक्षा में सारी खोज बच्चों की मतलब कि जो टीचर होता है वो अपने आंखों के सामने बच्चे से खोज करवाता है, तो इसमें गृह कार्य देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुशासन, डिसिप्लिन बनाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा टीचर के सामने काम कर रहा होता है तो डिसिप्लिन होकर काम करता है। उसके बाद इसका दोष क्या है, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे इतना अनुसंधान वगैरह, इतनी खोज वगैरह नहीं कर पाते, उनको ये सारी चीजें उनकी अभी समझ से बाहर है। तो ये छोटी सी विधि अपने देख ली, ह्यूरिस्टिक विधि। उसके बाद नेक्स्ट विधि आएगी अपनी प्रायोजन विधि। देखो, इनके बाहर ज्यादा कुछ नहीं, हमें चीजों को थोड़ा और लेके चलना है। इनके बारे में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि ह्यूरिस्को शब्द की इस ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ह्यूरिस्कोस हो जाती है, जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ, और इनके जन्मदाता अपने आर्मस्ट्रॉन्ग यहीं से। और उसके बाद प्रायोजना विधि जाती है। प्रायोजना विधि क्या होती है, प्रायोजना विधि यानी एक प्रैक्टिकल विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि, प्रैक्टिकल नहीं, प्रोजेक्ट विधि होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में देखना है। क्या देखना है, किलपेट्रिक इसके जनक माने जाते हैं, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। और उन्होंने क्या कहा इसको लेकर के कि मन लगाकर सामाजिक वातावरण में, किलपेट्रिक क्या कहते हैं कि मन लगाकर सामाजिक वातावरण में जो काम होता है ना, वही प्रायोगिक कहता है, और प्रायोगिक अपनी प्रायोजना विधि कहलाती है। उसके बाद स्टीवेंस के द्वारा क्या कहा जाता है, समस्या को हल करने वाला कार्य। देखो, किलपेट्रिक, जब आपकी कीलें चुभती ना तो भी आप मन लगाकर, यानी आपको जब विपरीत परिस्थितियां आती है आपकी जिंदगी में कीलें चुभने जैसे, तब भी आप मन लगाकर डटे हुए काम करते हो। स्टीवेंस क्या कहते हैं, समस्या को हल करने वाला कार्य। स्टीव, देखो एक साइंटिस्ट थे ना अपने, वो स्टीवन हॉकिंस, उनके जीवन में कितनी भी समस्या आई लेकिन उन्होंने समस्या को फेस किया। तो स्टीवेंस क्या कहते हैं, समस्या को हल करने का कार्य ही अपने ये विधि होता है, सामाजिक विधि कहलाता है। तो ये 2 परिभाषाएं आती है। उनके बाद देखो, इसकी कुछ प्रकार होते हैं, इनके प्रकार भी बताए जाते हैं, जैसे कि रचनात्मक प्रकार होता है, उसके बाद कलात्मक होता है, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद समस्यात्मक होता है, अभ्यास। रचनात्मक में क्या क्या आ सकता है, जो भी आप क्रिएटिव काम करते हो, जैसे पेड़ लगाना, पत्र लिखना, और जैसे कि और रचनात्मक क्रिएटिव कामों में आप क्या कर सकते हो। देखो, यहाँ दे रखा है मैंने, यहाँ लिखा हुआ पूरा मेंशन करा हुआ है कि जैसे कि यहाँ ज्यादा पेड़ लगाना, खिलौने बनाना, पेड़ लगाना, उसके बाद ड्रामा करना और उसके बाद पत्र वगैरह लिखना, ये सारे जो काम है ना, ये क्रिएटिव काम है। उसके बाद कलात्मक काम क्या आ सकते हैं, यहाँ तो आप ड्रामा लिखते हो, कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, और नृत्य है, संगीत है, ये सारे काम। और उसके बाद अगला आ जाता है अपने कल्पनात्मक, समस्यात्मक, यानी कि बारिश, जैसे कि मान लो बारिश, अपने रेल चक्र के बारे में बताओ। उसके बाद महंगाई क्यों बढ़ती है, इस तरीके की समस्या है। उसके बाद अगला बताया जाता है अपने अभ्यास वाली, यानी मानचित्र बनाने का अभ्यास, और इस तरीके के जो अभ्यास होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो, यहाँ लिखा हुआ है अपना उदाहरण बताया हुआ समस्यात्मक, और यहाँ बताई अभ्यास वाली, कुशलता प्राप्ति हेतु निर्माण होता है इसका, जैसे तैराकी सीखना हुआ, मानचित्र रेखाचित्र बनाना हुआ, इस तरीके के कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये अपनों ने देख ली दूसरी विधि। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक विधि देख ली अपनों ने, और ये दूसरी विधि देख ली अपनों ने, किलपेट्रिक की दूसरी, एक तो ह्यूरिस्टिक विधि देखी और अगली विधि देखी अपनों ने प्रायोजना विधि जो कि किलपेट्रिक के द्वारा दी जाती है। उसके बाद अगली विधि अपन देखेंगे, इसके थोड़े से इसके चरण भी होते हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। इसके क्या चरण होते हैं, सबसे पहले आपके सामने परिस्थिति आएंगी, परिस्थितियों में से आप चुनाव करोगे कि आपको उसका हल कैसे निकालना है। देन अपने आप योजना बनाओगे, उस योजना को आप क्रियान्वित करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन करोगे और लेखा जोखा रखोगे कि मैंने इस योजना को कितनी अच्छी तरीके से करा। तो ये इसके 1, 2, 3 ही पॉइंट बताएगा इसमें, जनक, उसके प्रकार और इसके चरण, ये तीनों पॉइंट बताएंगे दूसरी वाली योजना में। उसके बाद थर्ड वाली योजना कौन सी आ जाती है, थर्ड, और इसके देखो इसके गुण और दोष भी होते हैं। इसके इस तरीके से देखना, इसके 4 पॉइंट बन जाते हैं। तो इसके गुण और दोष ज्यादा कुछ
टिपिकल होते नहीं है, तो अपन एक सरसरी निगाह डाल देते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है और अगले बहुत ज्यादा लंबी विधि होती है। बस ये इतना देखते हैं, तो इतना अगर अपन देख लेते हैं तो इतना काफी है। मनोवैज्ञानिक है तो जो भी मनोवैज्ञानिक होती है ना वो लंबी होती ही होती है, तो इसके गुण और दोष देखने की इतनी जरूरत है नहीं। सामाजिक गुणों का विकास करती है, भावी जीवन हेतु उपयोगी होती है, परिश्रम की आदत विकसित करती है। क्योंकि जब बच्चा समाज में जाता है ना समवाय के सिद्धांत पर, एक दो बातें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं टिक मार्क लगा देती हूँ उसको। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो अपन देखो एक दो बातें हैं जो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण देख लेते हैं। एक तो समवाय सिद्धांत पर आधारित होती है, ये बात थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक गुणों का विकास करती है बच्चों में, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करेगा सामाजिक गुणों का विकास होगा। और सबसे मनोवैज्ञानिक विधि होती है। बस ये इतने जो महत्वपूर्ण बातें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें लंबी होती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवा सकती, बस लंबी होती है, ये इसके दोष है। तो इस सामान्य से जानकारी आ जाती है कि समवाय सिद्धांत पर आधारित होती है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है और सामाजिक इंटरेक्शन करवाती है बस। उसके बाद थर्ड अपने आ जाती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के बारे में कितना बताना है, फर्स्ट सेकेंड देन कुछ उसके गुण और दोष के बारे में बताना है। यानी इसमें खाली ऐसा बताना है कि हर प्रकार से ये जो विधि होती है पूरी तरीके से क्रियात्मक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी विधि है जो पूर्ण रूपेण क्रियात्मक है, वो विधि कौन सी, प्रयोगशाला है। जब आप प्रयोगशाला में रहोगे, जब आप लेबोरेटरी में रहोगे, तो पूरी तरीके से आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो पूरी तरीके से क्रियात्मक विधि। इसके सिद्धांत क्या होते हैं, आप स्थूल से यानी आप ऐसी चीजों को जिसको देख छू सकते हो उनसे आप सूक्ष्म की तरफ जाते हो। स्थूल से करो से सीखो की तरफ जाते हो, निरीक्षण से सीखो, यही अपने करो यानी कुछ करके देखो वहां पे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, करो से सीखो की ओर होती है। ये इसके बेसिक सिद्धांत होते हैं। और अगला बता दीजिए जाता है इसके दोष क्या हो सकते हैं और गुणों के बारे में देखो। हाँ, गुण और दोष के बारे में बताना है। तो गुण तो बेसिक से सामान्य से गुण होते हैं कि ये विधि वैज्ञानिक होती है, बच्चों को क्रियाशील रखती है, नीरसता को दूर रखती है। लेकिन इसके देखो दोष क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। उसके बाद जिस कक्षा में कम बच्चे उसी कक्षा के लिए उपयोग करी जा सकती है और इससे कुछ ही प्रकरणों को पढ़ाया जा सकता है, हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बेसिक इसके दोष है। तो ये अपनों ने तीसरी विधि भी देख ली, तीसरी विधि जो अपनी प्रयोगशाला विधि थी। नेक्स्ट पर्यवेक्षित अध्ययन। पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है, जब टीचर क्लास में घूम के पढ़ाता है ना, उसी को कहते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन। तो इसमें क्या देखना है, देखो ये सारे पॉइंट वही हैं जो बुक में गिवन है। अगर इसमें इतनी ही बातें दी हुई है इसका मतलब ये है कि बुक में इतनी ही बातें गिवन है। मैंने उसको 1 बाय 1 नोट्स बनाया, जो भी मुझे रिलेवेंट लगा, यानी जितनी भी बातें उसमें मुझे रिलेवेंट लग रही थी वो सारी मैंने पिकअप करी। और इसी वजह से इनसे जो बातें अदरवाइज लिखी हुई ना उनको मैं इस वजह से नहीं बता रही क्योंकि वो जो बहुत ज्यादा बेसिक है वो हमें ऐसे ही पता है। उसको पर्यवेक्षित विधि क्या होती है, जब घूम कर पढ़ाते ना वो होती है। इसमें स्व अध्ययन किया जाता है, बच्चा खुद बैठ के पढ़ रहा होता है। इसका जनक कौन है, इसका जनक है डेजी मॉर्विल। यानी डेजी यानी लेजी होंगे, टीचर वहाँ के लेजी होंगे ना, इसी वजह से तो कहते हैं कि बच्चे तुम पढ़ो, हमें चीजों को याद रखना है। वो क्या कहते हैं, बच्चे तुम खुद ही पढ़ लो। तो डेजी मॉर्विल के द्वारा 1971 में एक ऐसा टीचर था, एक आ रहा ना यहाँ पीछे, तो एक ऐसा टीचर था तो कहता था कि बच्चे तुम ही पढ़ो, वो घूम के बस मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो लेजी होगा वो, तो डेजी मॉर्विल के द्वारा 1971 में ये विधि लाई गई। और उसके बाद इसके कुछ पद होते हैं। सबसे पहले टीचर निर्धारण करता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा प्रकरण उसको ऐसे पढ़ाने के लिए देना है। उसके बाद ऐसे कह देता है कि बच्चों इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ो और एक आउटलुक बच्चों के सामने बना देता है कि सबसे पहले तुम एक बार पढ़ो उसको, उसके बाद रिटर्न वर्क करो, ये लिखना, दोहे वगैरह लिखना, उसका अर्थ लिखना, इसे कुछ निर्देशन दे देता है। उसके बाद घूम के चेक करता है, उसके बाद पर्यवेक्षण करता है और बाद में बच्चों को कुछ चेक करने के लिए देखता है कि मैंने जो काम दिया था बच्चों को 15-20 मिनट तक बैठ के करने के लिए वो किया कि नहीं किया। तो इसके कुछ पद होते हैं। सबसे पहले निर्धारण, कोई एक टॉपिक दे दिया, उसके बाद उसका थोड़ा सा उसका निर्देश दे दिया, यानी उसके लिए कोई गाइडेंस दे दी। निर्धारण कोई भी एक टॉपिक निर्धारित कर लिया, उसके लिए कोई निर्देश दे दिया, उसके बाद पर्यवेक्षित करके घूम के उसको चेक करा, लास्ट में आवृत्ति क्वेश्चन कर लिया उससे संबंधित। उसके बाद उसके गुण क्या होते हैं, देखो अपन इसके गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। पाठ्य वस्तु गहनता, यानी इसमें किताब ज्यादा गहनता से पढ़ने को मद्देनजर रखा जाता है। पाठ्य वस्तु की गहनता से स्टडी को मायने रखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा बैठ के पढ़ा है तो बहुत डीपली, क्योंकि वो साउंड तो करेगा नहीं, तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा बैठ के गहनता से अध्ययन कर रहा है। व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक प्रधानता दी जाती है, यानी आप व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलरली आप बैठ के जो भी कर रहे हो उस पर टीचर का पूरा फोकस रहता है। पुस्तकालय प्रयोगशाला में कार्य के अवसर अधिक मिल जाते हैं, कार्य के अवसर अधिक मिल जाते हैं, यानी कि टीचर को पुस्तकालय में या फिर प्रयोगशाला में काम करने के अवसर अधिक मिल जाते हैं। अगर वो नहीं ऐसे नहीं, इसको यूं होगा, पुस्तकालय और कार्यशाला में कार्य करने के अवसर अधिक, यानी कि बच्चों को पुस्तकालय में बैठ के इस तरीके का कार्य करवाया जा सकता है, प्रयोगशाला में बैठकर इस तरीके का कार्य करवाया जा सकता है कि तुम ये स्टडी करो और टीचर उसको घूम के उसको चेक करता है और टीचर उसको मतलब कि निरीक्षण करता है टीचर उसका। उसके बाद शिक्षक व छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं, दोनों ही एक्टिवेटेड है। टीचर अगर देखो लगता कैसा है कि इसमें ना टीचर एक्टिवेटेड नहीं, लेकिन टीचर भी एक्टिवेटेड है, बच्चा तो एक्टिवेट है ही सही, लेकिन इसमें दोनों ही एक्टिवेटेड है। और उसके बाद पाठ्य पुस्तक का स्वामित्व, पाठ्य पुस्तक का बहुत ज्यादा स्वामित्व
स्वामित्व होता है इसमें, क्योंकि किताब बहुत मायने रखती है। उस समय टीचर, बच्चे की जो टीचर है वो टीचर नहीं है, बच्चे का जो अध्यापक है वो टीचर नहीं है उस समय, वो किताब है, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कर रहा है उस समय। तो पाठ्य पुस्तक का स्वामित्व होता है, पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़ा जाता है, पाठ्य पुस्तक को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इसमें। उसके बाद पर्यवेक्षित विधि के इसके कुछ गुण और दोष हो सकते हैं। देखो इसके गुण क्या हो सकते हैं, इसके गुण तो अपने देखा कि पाठ्य पुस्तक गहनता होती है। उसके बाद ये सामान्य से अपने जो भी देखे ना कि व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है पाठ्य पुस्तक और अपने लाइब्रेरी में, और उसके बाद अपने प्रयोगशाला में इस विधि का उपयोग होता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, इसके बेसिक से गुण हो सकते हैं। और उसके बाद इसके एक और गुण है कि आलसी बच्चों पर शिकंजा कसने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि टीचर घूम घूम के चेक करता रहता है, तो वो चेक करता है कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई बच्चा नींद तो नहीं लेने गया। इस तरीके से आलसी बच्चों पे शिकंजा कसने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे तो कक्षा टीचर सब पे देख नहीं पाता है, लेकिन सब बच्चे जब खुद ब खुद पढ़ रहे हैं, तो जब टीचर लास्ट तक जाता है तो उसकी निगाह सब बच्चे पे हो जाती है, सब बच्चे पे पढ़ने लग जाती है। मानवीय, अब इसके दोष क्या है, मानवीय व्यवहारों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी मानवीय व्यवहार यानी एक बच्चा खुद ब खुद बैठ के कर पढ़ लेता तो स्कूल क्यों होता, तो मानवीय व्यवहार की उपेक्षा की जाती है इसमें। यानी बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है तो उसकी उपेक्षा होती है, टीचर हेल्प तो करता है लेकिन उतनी नहीं करता इसमें। यानी कि मानवीय व्यवहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि बस पढ़ रहा है तो टीचर ऐसे जनरली अगर एक बार ऐसे कह देते ना तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, बस बच्चों को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया जाता, तो विकास नहीं होता वहाँ पे। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अभिप्रेरणा का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ना तो बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है, अब सबके सब अपने आप में ही पढ़े तो कंपटीशन कहाँ होगा। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा का प्रयोग कहाँ होगा, यानी वो खुद से मोटिवेटेड है तो बैठ के पढ़ेगा, वरना बैठ के किसी और के बारे में सोचता रहेगा। भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास को महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को महत्व दे रहे। उसमें फीलिंग और इमोशन कहाँ बढ़ रहे हैं आपके, उसमें आप क्रियात्मक एक्टिवेटेड कहाँ रह रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक उद्देश्य ना अपने, देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 उद्देश्य होते हैं पढ़ाई के, तो सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। उच्च कक्षा में तो उपयोगी, छोटे बच्चे को कह दोगे तो कैसे करेगा, तो उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होती है। उसके बाद शिक्षक को अधिक क्रियाशील, टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो लगता तो ऐसा टीचर, देखो मुझे ये तर्क सहमत नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ये जो पॉइंट है ना एक तरीके से, कि टीचर अधिक क्रियाशील कैसे रहता है इसमें, क्योंकि टीचर तो सिर्फ बच्चों का है ना, बच्चों को सिर्फ देखता है, टीचर तो खाली बच्चों को निरीक्षित करता है, लेकिन फिर भी इसमें बताया जाता है कि शिक्षक को अधिक क्रियाशील माना गया, शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसमें भी शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है ऐसा बताया जाता है। तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है, ज्यादा बच्चा क्रियाशील, तो दोनों ही रहते हैं, लेकिन यहाँ टीचर को भी वैल्यू दी गई। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट विधि आ जाती है अपनी अभिक्रमित अधिगम के बारे में क्या बताया जाता है। देखो अभिक्रमित अधिगम का मतलब इसमें ना तीन ऐसे अपनी विधियां आएंगी। सबसे पहले रेखी, फिर शाखी, फिर अपने अवरोह वाली या फिर मैथमेटिक वाली। रेखी और शाखी किसके द्वारा दी गई, स्किनर के द्वारा। रेखा स्किन, यानी स्किन पर आपकी रेखाएं बन जाती है, वो कुछ लाइन होती है ना ऐसे अपन स्किन पे से करते हैं तो रेखा आ जाती है ना अपने इस तरीके से। तो बस चीजों को फनी से फनी याद रखने की कोशिश करनी। देखो अब ऐसे चीज देखना, अब ये चीज तुम कभी नहीं बोलने वाले। तो स्किनर, रेखी किसके द्वारा दिए गए, स्किनर के द्वारा दिए गए। उसके बाद शाखी किसके, यानी शाखा पर कौन बैठा हो, कौवा बैठा हुआ, तो क्राउडर के द्वारा। उसके बाद मैथमेटिक किसने, यानी पक्षी भी मैथ कर लेते हैं यार, तुम तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो गिलबर्ट के द्वारा। मैथमेटिक और अवरोह किसके द्वारा दिया जाता है, गिलबर्ट के द्वारा। तो देखो इनका समय काल भी बताया जाता है। इनका समय काल एक 54 में दिया, एक 60 में दिया, एक 62 में दिया, यानी कि 2 और 4 और बीच में 0 आ जाता है। 2 2 4 और बीच में 0 है, ये ध्यान रखना। तो 2 से सीधा 4 पे आ जाते हैं। तो किस द्वारा दिया जाता है, 2 और 4, यानी रेखी आ जाता है, फिर शाखी आ जाता है, फिर अपने लास्ट में मैथमेटिक अवरोह आ जाता है, ये बताया जाता है। और ये कुछ सिद्धांत, ये जो अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं और ये कुछ सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, ऐसे ही नहीं, इनके कुछ सिद्धांत होते हैं। ये जो है ना, देखो सिद्धांत ध्यान रखो, केटी यानी सिटी, सी और टी, सिटी कपास यानी कपास के खेत में कोई सीटी बजा रहा है, कपास के खेत में कोई सीटी बजा है, तो कपास यानी अपने क से अपने क्रियाशील होते हैं, और पी से अपने पुनर्बलन के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एस से अपने स्वगति से सीखने के सिद्धांत को, यानी कैसे क्रियाशीलता, पी से अपने पुनर्बलन, और एस से अपने स्वगति से, उसके बाद सी से अपने छोटे छोटे पद होते हैं, और टी से अपने तार्किक क्रम के सिद्धांत। मतलब कि ये बेसिक से सिद्धांत को फॉलो, क्रियाशील रहता है बच्चा, पुनर्बलन से आ जाता है। उसके बाद अपने पुनर्बलन मतलब कि वो क्या होता है, इसमें एक मशीन रहती है, तो आप जब सही आंसर करते हो तो आपको सही फीडबैक देती है, तो आप पुनर्बलित होते हो, क्रियाशील रहते हो, छोटे छोटे गति से सीखते हो, खुद एक्टिवेट रहते हो, खुद एक्टिवेट करके सीखते हो, तार्किक क्रम में सीखते हो। तो ये सारे इसके सिद्धांत होते हैं। रेखी, अब इन तीनों के बारे में अपन देखेंगे, रेखी और अभिक्रमित और शाखी, इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। देखिए अभिक्रमित तो होता है ना, इसके गुण और दोष क्या होते हैं, ये जो होता है ना बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सरल होता है, तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका देखो एक सिंपल होता है ना, तो ये इसके गुण क्या हो गया, इसके गुण हो गया कि मनोवैज्ञानिक, और इसके दोष क्या हो गए, क्योंकि सिंपल होता है ना तो प्रतिभाशाली बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते, और इसमें ये पता नहीं चलता, आप है ना सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाते हो, इसमें सही उत्तर आता है तो सही है या गलत है।
से, गलत है तो गलत है, सही गलत ऐसे बता के आगे बढ़ते जाते हैं अपन। तो इसमें उत्तर सही क्यों है गलत क्यों ये पता नहीं चलता। तो ये हो जाता है अपना फर्स्ट। उसको सेकंड शाखी के बारे में क्या बताया जाता है। शाखी के बारे में 3 कार्य होते हैं, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद निदान, उसके बाद उपचार। आपके सामने क्वेश्चन तो आएगा लेकिन उसके बाद आपका निदान, आपको डिटेक्ट करेगा वो कि आपको ये आया है नहीं आया। डिटेक्ट तो होगा ही सही, क्योंकि आप जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो सही है या गलत ये पता चल जाएगा। निदान करेगा और अगर गलत निकला तो उसके आपके सामने कुछ ना कुछ एक पूरा एक विषय वस्तु आएगी आपके सामने, उसको आपको पढ़ना रहेगा। तो उपचार भी बताया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद आपके निदान किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद आपका उपचार हो जाता है। तो इस तरीके से यानी प्रस्तुत है, उसका निदान है, उपचार है, इस तरीके से ये काम करती है। ये जो मशीन, ये बेसिकली एक मशीन होती है, यानी कि एक मूल्यांकन करने की मशीन है ये। देखो इसमें मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी और बताई जाती है। 1912 में थोंडाई के द्वारा ऐसी कुछ कल्पना करी गई थी और 1920 में एक व्यक्ति आ जाते हैं जिनके द्वारा ऐसी कोई मशीन बनाई गई थी, सिडनी प्रेस से। ये जानकारी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा माइंड में भरना नहीं है। हमें कुछ चुनिंदा चीजें माइंड में स्टोर करनी, बहुत सारी चीजें हमें कंफ्यूजन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। ये शाखीय अभिक्रमित देख लिया, ये 3 चीजें। अब शाखीय अभिक्रमित के लाभ क्या है, देखो इसके गुण और इसके दोष क्या है। इसके गुण ये है कि ये जो विधि होती है ना शाखीय अभिक्रमित विधि, ये बहुत सारे विकल्प रखती है आपके सामने। तो जब विकल्प आएंगे ना तो आप तार्किक तरीके से सोचोगे। आपके सामने विकल्प आएंगे तो आप ज्यादा सोचने के लिए मजबूर होगे, आप दिमाग ज्यादा चलाओगे, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। गुण क्या होंगे कि आपको विकल्प बहुत बार परेशान भी कर सकते हैं इस तरीके के, और विकल्प मतलब कि विकल्प रखना कठिन भी हो जाता है। और अच्छी बात यह कि प्रतिभाशाली बच्चे इसमें ना रुचि फील करते हैं क्योंकि कठिन चीजें होती है थोड़ी। तो इसके लाभ क्या है, अधिक सामग्री का समायोजन, क्योंकि विकल्प आते हैं ना तो अपन चारों विकल्पों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हैं। उसके बाद विकल्प दिए जाते हैं, तार्किक चिंतन, विकल्प होंगे तार्किक चिंतन होगा ही होगा। गलती उपचार, सबसे तो गलती इसमें गलती डिटेक्ट हो जाती है, तार्किक चिंतन होता है। उसके बाद अपने ना इसमें सही क्यों है गलत क्यों है बताया जाता है, तो गलती का उपचार हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे इसमें इंटरेस्ट महसूस करते हैं। इसके दोष क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए, क्योंकि जब इतने सारे विकल्प आते हैं और इतनी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। उसके बाद सहायक सामग्री के निर्माण से करना कठिन हो जाता है, इतने सारे ऑप्शन लाना, उनके सही आंसर ढूंढना, एप्रोप्रिएट ऑप्शन, वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल रॉन्ग, यानी चारों एक दूसरे से मिलते हुए ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए, ताकि एक तरीके से आपस में तुलना करके सीख पाए, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद इनके बारे में ना मैथमेटिक में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस मैथमेटिक और अवरोह है ना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ना गुण है ना दोष है, बस एक व्यक्ति का जिक्र है वो कि गिलबर्ट कहते हैं कि इसमें है ना पुनर्बलन, ये इसकी परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं मैथमेटिक की, कि पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है जो विविध वस्तु के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। यानी यह पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग होता है, यानी कि इसमें पुनर्बलन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है लास्ट वाले अवरोह मैथमेटिक में, कि पुनर्बलन का अगर सबसे बेहतर उपयोग कहीं हुआ है ना तो इन तीनों में से लास्ट वाले में कौन कहता है, इसके प्रवर्तक खुद गिलबर्ट कहते हैं। और इन तीनों में ना ये जो तीनों देखा ना अपना, रेखीय है, शाखीय, अभिक्रमित है, इन तीनों में किसी किसी चीज की प्रधानता है। सबसे पहले वाले में स्वामित्व पर अधिकता है, यानी स्वामित्व पर ज्यादा बल दिया जाता है। अवरोह में तो स्वामित्व पर, और रेखीय में सबसे पहले अपन रेखीय से देखते हैं, रेखीय में बल दिया जाता है व्यवहार परिवर्तन पर। आपका व्यवहार परिवर्तन करना है इस रेखीय विधि का, शिक्षण विधि का हो या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बात की, तो आपके व्यवहार को परिवर्तन करना इसका उद्देश्य होता है। दूसरे का उद्देश्य आपको उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं और एक सेकंड, हाँ ठीक है, बहुत सारे विकल्प आपके सामने रखे जाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि आपका उपचार कर सके। उपचार क्योंकि इसमें यह भी बताया जाता है लास्ट में कि आपका उत्तर सही है गलत, ताकि आपकी जो समस्या है उसका उपचार हो सके। थर्ड वाला ना स्वामित्व पर अधिक बल देता है, मैथमेटिक्स जो होता है ना स्वामित्व पर अधिक बल देता है। देखो इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, बस एक ही बात बताई कि स्वामित्व पर अधिक बल देता है। और गिलबर्ट की परिभाषा बताई कि इसमें ना पुनर्बलन का सबसे बेहतरीन से उपयोग हुआ था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, यहाँ से तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें अपनों ने किस किस के बारे में देखा, देखो फटाफट से देख लेते। अपनों ने 5 चीजों के बारे में देखा। सबसे पहली विधि अपनों ने देखी, देखो बीच में अपनों ने पीपीपी वाली देखी, लास्ट में अपनों ने अभिक्रमित अनुदेशन देखी, और सबसे पहले अपनी ह्यूरिस्टिक विधि देखी। 2 व्यक्तियों का जिक्र आता है ह्यूरिस्टिक विधि में, किन किन का, आर्मस्ट्रॉन्ग का जाता है, उसके बाद स्पेंसर का जाता है। और आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि बच्चों को खोजी बनाओ, स्पेंसर कहते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुद सीखने दो, इस तरीके से बातें करते हैं। और उसके बाद खोज विधि के बारे में इसके गुण और दोष आ जाते हैं, ना तो होमवर्क देने की जरूरत पड़ती इसमें। और दोष क्या है इसके के है ना, छोटे बच्चे ये नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरी अपनी नेक्स्ट विधि है अपनी प्रायोजना विधि, जो किलपेट्री के द्वारा सामाजिक तरीके से, किलपेट्री कहता है कि समाज में मन लगा करके जो काम होता है ना वही सामाजिक परियोजना कहलाता है। उसके बाद एक किलपेट्री कहता है और एक स्पेंसर नामक व्यक्ति कहता है, वो क्या कहता है कि अपनी समस्याओं को हल करना ही कहलाता है। इसके कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। सबसे पहले कौन सा है, रचनात्मक है, उसके बाद कलात्मक है, उसके बाद समस्यात्मक है, और लास्ट में अपने अभ्यास। रचनात्मक पेड़ पौधे लगाना है, पत्र लिखना है, और उसके बाद ड्रामा वगैरह। और समस्यात्मक कोई समस्या यानी कि पेड़ दिन रात कैसे बनते इस तरीके से। और अगला बताया जाता है इसमें कि कलात्मक यानी कि पत्र लिखना, कहानी लिखना, नृत्य संगीत है। और उसके बाद अभ्यास यानी कि तैरना सीखना, मानचित्र बनाने की। और उसके बाद इसके कुछ 6 चरण होते हैं समस्या के, मतलब आपने क्या करा, समस्या का पता लगा लिया और पहले परिस्थितियां बनाई, फिर समस्या का चुनाव करा, उसके लिए आपने कोई चुनाव करा, उसके लिए कोई रूपरेखा बनाई, फिर आपने उसको क्रियान्वित किया और लास्ट में आपने मूल्यांकन कर लिया और लेखा जोखा कर लिया। ये कुछ चरण होते हैं। तो ये अपने दूसरा पॉइंट हो गया, जो कि अपनी कौन सी अपनी प्रायोजना विधि थी। उसके बाद अपनी प्रायोजना विधि के बाद अपने देती है एक
प्रायोजना विधि, उसके यहाँ तो आ जाती है अपनी पर्यवेक्षित विधि, और इसका नाम आ जाता है जो अपन प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला, देखो लेबोरेटरी माइंड में आ रहा था लेकिन उनको हिंदी में कहना था प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या बताया जाता है, प्रयोगशाला विधि में जिक्र होता है, 1 मिनट थोड़ा है ना बफरिंग हो रहा है आई थिंक, हाँ। तो प्रयोगशाला विधि के बारे में बताया जाता है। प्रयोगशाला विधि के बारे में क्या बताया जाता है, ये जो विधि होता है ना, ये जो विधि है ना, ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। और डेजी मॉर्विल के द्वारा कोई लेजी था नहीं, ये तो पर्यवेक्षित है, सॉरी ये तो पर्यवेक्षण है। तो प्रयोगशाला विधि ना पूरी तरीके से अपने एक्टिवेट करने वाली विधि होती है प्रयोगशाला विधि। और इसमें इसके गुण दोष आ जाते हैं कि एक तो छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं, बड़ी इसके गुण आ जाते हैं कि एक तो जिसमें इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से क्रियाशील विधि है। और उसके बाद प्रयोगशाला विधि में उपकरणों का इनका ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका प्रयोग करना सीख जाते हो आप। और उसके बाद ये है ना आपको चीज़ों को करके सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और अगला बताया जाता है इसके दोष क्या है। इसके दोष है ना, प्रयोगशाला में आप तो कम बच्चों की कक्षाओं में इसको अप्लाई कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए तो इसको अप्लाई किया नहीं जा सकता, और हर प्रकरण के लिए उपयोगी नहीं, इस तरीके के इसके कुछ दोष होते हैं। और उसके बाद इस विधि के बाद अपनी अगली विधि आ जाती है जो कि अपनी प्रयोगशाला के बाद अपनी पर्यवेक्षण, जो घूम घूम के। तो डेजी मॉर्विल के द्वारा 1971 में ये विधि लाई गई थी। इसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले कुछ एक निर्धारण करना होता है, फिर उसके लिए निर्देश देना होता है, और फिर उसके लिए पर्यवेक्षण करना होता है, लास्ट में आवृत्ति प्रश्न करना होता है। और इसके कुछ गुण और दोष होते हैं कि इसमें बच्चे और टीचर दोनों एक्टिवेट रहते हैं। और इसमें ना बच्चे इसमें ना मानवीय भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो पहले गुण देख लेते हैं कि इसमें ना स्वामित्व, इनमें पाठ्य पुस्तक का बहुत ज्यादा स्वामित्व होता है। और देन इसमें बताया जाता है कि इसमें बच्चे और टीचर दोनों एक्टिवेट रखे और गहनता से सीखते हैं। और बच्चे इसमें टीचर बहुत ज्यादा, और इसके दोष क्या है कि टीचर बहुत ज्यादा क्रियाशील रहना पड़ता है टीचर को, और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है टीचर की। और उसके बाद इसमें मानवीय गुणों को उपेक्षित किया जाता है, मानवीय व्यवहारों को, ज्ञानात्मकता पर आधारित नहीं होती, और ज्ञानात्मकता का ये साथ देती है, ज्ञानात्मकता वाले उद्देश्य को ही पूर्ति करती है, ना तो भाव की पूर्ति करती है ना क्रिया की पूर्ति करती है। थोड़े से इसके दोष आ जाते हैं। और परीक्षित विधि के बाद अपनी अगली विधि, लास्ट विधि बता दी जाती है अपने अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के इसके तीन चरण आते हैं, रेखीय, शाखीय और उसके बाद रेखीय, शाखी और लास्ट में मैथमेटिक या अवरो। रेखीय को स्किनर और हॉलैंड के द्वारा दिया जाता है, और शाखीय को क्राउडर के द्वारा लास्ट वाला अपना एक व्यक्ति आ जाता है जिसका कि गिलबर्ट के द्वारा कब दिया गया है। तो देखो 0, 2 और 4, 0 से क्या जाता है 2 और 4 से अपने देखो 2 और 4 से 0 से तो अपने 0 से क्या बताया गया था, देखो 0 से बताया गया था अपने 60 के आसपास का, और 2 से बताया जाता अपने 52, और 4 से बताया जाता अपने 54 के आसपास का, और हाँ 2 से 62 के आसपास का। तो 54 आ जाता है, 60 आ जाता है, 62 आ जाता है। इस दौरान ये तीनों क्रमशः फले फूले थे, बड़े थे। और इसके बाद इनके बारे में सामान्य से इन्फॉर्मेशन रेखीय होती है ना, बहुत सरल किस्म का। इसके लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, रुचि का सिद्धांत, और उसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, और उसके बाद अपने टी से अपने देखो तार्किकता का सिद्धांत, और उसका चयन, ये सामान्य से इसके सिद्धांत, चयन का सिद्धांत नहीं होता है, और ये सामान्य से इसके सिद्धांत होते हैं। और इसमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है। रेखीय सबसे सरल होता है, हालांकि मनोवैज्ञानिक होता है, ये इसके गुण और दोष मनोवैज्ञानिक होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, ये निरस्ता फील करने लग जाते हैं, या ना ही ये बताया जाता है कि इसमें आंसर सही क्यों है गलत क्यों है। उसके बाद शाखी जो अभिक्रमित है ना, इसके 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले आपकी प्रस्तुतिकरण, उसके बाद उपचार है, निदान है, उसके बाद उपचार, ये 3 चरण होते हैं। इसके गुण और दोष के बारे में बताए तो प्रतिभाशाली बच्चे से सेटिस्फाई होते हैं, तार्किकता का विकास होता है, विकल्प प्रस्तुत करे जाते हैं। दोष इसमें कि कभी कभी मतलब कि ये जो उसके बहुत सामग्री जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस तरीके के दोष होते हैं। उसको शाखी के बारे में बताया जाता है, ये शाखी था। उसको अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताया जाता है, एक परिभाषा सिर्फ और सिर्फ। गिलबर्ट कहते हैं कि जो शाखी अभिक्रमित अनुदेशन है ना, लास्ट वाला, उसमें ज्यादा से ज्यादा पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है, ये बता दिया जाता है। और उसके बाद लास्ट में बता दिया जाता है इसी के बारे में, और कि अब ये बस इतना ही बताया जाता है इसके बारे में। और फिर तीनों में किस किस की प्रधानता है वो बता दी जाती है। सबसे पहला जो है ना अपने रेखी में अपने इसकी व्यवहारिकता की प्रधानता होती है। दूसरे में प्रधानता होती है आपके उपचार करने की प्रधानता होती है, इसमें उपचार पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लास्ट में जो पद आता है उसमें है ना स्वाभाविक उसमें स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है। देखो ये टेक्निकल शब्द बताया जाता है।